बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनालिटिकल अप्रोच और मैं हूं सर्वर जलाल सिद्दीकी। आप जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को जमा हुए 10 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अगले 10 दिनों के अंदर हुकूमत के बाकी रहने या हुकूमत के ख़त्म हो जाने का फ़ैसला होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आर्टिकल 63A का सहारा लेने की कोशिश की है। इस काम के लिए सदारती रेफरेंस के ज़रिए अदालत से रुजू किया जाएगा, जिसका फ़ैसला कर लिया गया है। अदालत से कोई फ़ैसला नहीं मांगा जा रहा, बल्कि अदालत से वजाहत तलब की जा रही है। किस तरह की वजाहत पीटीआई के लिए कारगर साबित हो सकती है, अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है और हालात किन संगीन नताइज पर पहुँच चुके हैं, ये सब समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम मुख्तसरन इस बात को समझ लें कि आखिर ये आर्टिकल 63A क्या कहता है। आइन का ये आर्टिकल बहुत ही मोहतात तरीके से 5 मराहिल की वजाहत करता है और ये बताता है कि जब तक पहला मरहला वाक़ ना हो जाए दूसरे मरहले की नौबत नहीं आ सकती और दूसरा मरहला मुकम्मल हुए बग़ैर तीसरा मरहले का आगाज़ नहीं हो सकता और इसी तरह उसके बाद ही चौथा मरहला आएगा और उसके बाद पाँचवा। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि इन 5 मराहिल में से किस किस मरहले का ताल्लुक़ किस किस ओहदे या इदारे से है। पहले मरहले का ताल्लुक़ है पार्लिमानी जमात के रुकन से। वो पार्लिमानी जमात हुक्मरान जमात भी हो सकती है और हस्ब इख्तिलाफ़ की जमात भी हो सकती है। हम अपनी बात को समझने के लिए हुक्मरान जमात की बात कर लेते हैं और आज के सिनेरियो को समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल हुक्मरान जमात की ले लेते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम ये कह सकते हैं कि राजा रियाज़ पीटीआई के टिकट से मुंतखब होकर रुकन असम्बली बने तो वो और पीटीआई की हुकूमत बनी तो राजा रियाज़ हुक्मरान जमात की पार्लिमानी पार्टी के रुकन हैं। दूसरे मरहले का ताल्लुक़ है पार्लिमानी पार्टी के लीडर से। आज के सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई एक पार्लिमानी पार्टी है और उसके सरबराह हैं इमरान खान। तीसरे मरहले का ताल्लुक़ है स्पीकर कौमी असम्बली से। तो आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर हैं, ये उनसे मुताल्लिक़ बात हो गई। चौथे मरहले का ताल्लुक़ है इलेक्शन कमीशन से और पाँचवें मरहले का ताल्लुक़ है सुप्रीम कोर्ट से। आइए अब गौर करते हैं कि किस किस मरहले के बारे में आइन क्या क्या कहता है। पहले मरहले में बात होती है पार्टी की मुखालफत की, यानी अगर कोई पार्टी की मुखालफत कर दे जो कि पार्लियामेंट मेंबर हो, वो पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ चला जाए तो ये पार्टी मुखालफत कहलाएगी, चाहे उसका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ हस्ब इख्तिलाफ़ से हो या किसी भी पार्लिमानी जमात से हो। अब ये पार्टी मुखालफत क्या होती है। आइन के आर्टिकल 63A की शिक 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो 5 बातें बताई गई हैं जिनके सरजद होने को पार्टी मुखालफत कहा जाएगा। यानी हम आइन के मुताबिक ये भी कह सकते हैं कि इन 5 बातों के अलावा कुछ भी हो जाए वो पार्टी मुखालफत नहीं कहलाएगी। आइन के मुताबिक हो सकता है किसी और तरीके से वो पार्टी मुखालफत के ज़ुमरे में आ भी रही हो, आइन के मुताबिक नहीं कहलाएगी। वो 5 बातें क्या हैं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आइन में कहा गया है कि कोई शख्स अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन हम अपनी उसी एग्जाम्पल को लेके आज के सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है कि हम राजा रियाज़ की बात कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर राजा रियाज़ पीटीआई से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो ये पार्टी मुखालफत होगी। दूसरी बात ये कि अगर राजा रियाज़ पीटीआई छोड़ने के बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो ये भी पार्टी मुखालफत कहलाएगी। तीसरी बात ये कि जब इमरान खान को इलेक्ट होना था एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर उस वक्त वो हुकूमत का साथ ना देते तो ये भी पार्टी मुखालफत कहलाती। अगर किसी बजट में वो अपने हुकूमत के साथ खड़े नहीं होते तो वो भी पार्टी मुखालफत कहलाती है। और आज के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बात ये कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के जमा होने पे राजा रियाज़ ओपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो ये भी पार्टी मुखालफत कहलाएगी। अगर इनमें से कोई भी बात हो जाती है तो इसका मतलब पार्टी मुखालफत हो गई और फिर ये जवाज़ पैदा हो जाता है कि दूसरा मरहला का आगाज़ हो सकता है।
दूसरा मरहला क्या है कि अगर राजा रियाज ने पार्टी मुखालफत कर दी तो इमरान खान उनको शो कॉज नोटिस दे सकते हैं। शो कॉज नोटिस में यानी इजहार वजू के नोटिस में दो बातें आती हैं। एक ये कि मालूम किया जाए कि किस वजह से इस रुकन ने पार्टी मुखालफत का इक़दाम किया। दूसरा ये कि उसको मुतला किया जाए, उसको इत्तला दी जाए कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर ये मामला भी हो जाता है यानी दूसरा मरहला भी तय हो जाता है तो फिर बात आ जाती है तीसरे मरहले की। तीसरे मरहले में जो पार्लिमानी जमात का सरबराह है, जो हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं उसके हिसाब से अगर राजा रियाज ने ऐसी बात करी है तो उनकी जमात के सरबराह जो इमरान खान हैं वो स्पीकर को तहरीरी तौर पे इस सारी सिचुएशन से आगाह करेंगे और स्पीकर आइन के तहत पाबंद है कि 2 दिन के अंदर वो इस रुकन की रुकनियत मनसूखी का ऐलान करें। यानी हम ये कह सकते हैं कि असद कैसर राजा रियाज की रुकनियत मनसूखी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि इमरान खान राजा रियाज को शो कॉज नोटिस जारी कर चुके हों, यानी पिछला मरहला तय हो चुका हो। और शो कॉज नोटिस इस हवाले से उसी सूरत में दिया जा सकता है कि अगर राजा रियाज ने पार्टी मुखालफत की हो और पहला मरहला तय हुआ हो। तो सीक्वेंस ये बनता है कि पार्टी मुखालफत होगी तो शो कॉज नोटिस होगा, शो कॉज नोटिस होगा तो रुकनियत की मनसूखी का ऐलान होगा। तीसरे मरहले की अगली बात बताने से पहले एक बात मैं यहीं बताता चलूँ, आगे इसकी बात दोबारा आ जाएगी कि आज का सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि अपोजिशन कहती है कि जब तक नाराज़ अरकान अदम एतमाद के ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे पार्टी मुखालफत नहीं होगी और आप शो कॉज नोटिस दे के उनकी रुकनियत मनसूखी पे नहीं जा सकते। जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि उनकी रुकनियत मनसूखी का प्रोसेस हो सकता है और उन्होंने पार्टी मुखालफत कर दी है, या ये कि जब वो असम्बली जाएंगे तो पार्टी मुखालफत हो जाएगी और उसी वक्त रुकनियत मनसूख हो जाएगी। इस पर बात करते हैं आगे। बात ये हम कर रहे थे कि सीक्वेंस ये बना, सबसे पहले पार्टी मुखालफत होगी तो इजहार वजू का नोटिस, और इजहार वजू का नोटिस होगा तो स्पीकर के ज़रिए से मनसूखी का ऐलान होगा। इम्पॉर्टेंट बात तीसरे मरहले में एक ये है कि स्पीकर किसी भी रुकन की मनसूखी का फ़ैसला नहीं कर सकता, सिर्फ ऐलान कर सकता है। तो फिर फ़ैसला कहाँ होगा? फ़ैसला होगा चौथे मरहले में, और चौथा मरहला आता है तीसरे मरहले के बाद। यानी अगर असद कैसर राजा रियाज की रुकनियत की मनसूखी का ऐलान कर देते हैं तो फिर ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन इस पूरे केस को स्टडी करेगा। इस केस की स्टडी के लिए आइन के मुताबिक उनके पास 30 डेज़ हैं, और इन 30 डेज़ के बाद वो ये फ़ैसला सुनाएंगे कि क्या राजा रियाज की रुकनियत मनसूख हुई है या नहीं हुई। अब इसमें 2 फरीक हैं, एक राजा रियाज है और एक उनकी पार्टी का सरबराह है। एक ने उनकी रुकनियत की मनसूखी की बात की है और राजा रियाज की कोशिश होगी कि वो उनकी रुकनियत मनसूख नहीं हो। तो दोनों में से इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जिसके भी ख़िलाफ़ आए, उस फरीक के पास ये अख्तियार है कि वो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इस बात का फ़ैसला करेगा। ये तो है इसके 5 मराहिल। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 बातें और इस आर्टिकल से रिलेटेड अर्ज़ कर दूँ। एक ये कि इस आर्टिकल का ताल्लुक़ सिर्फ हुक्मरान जमात से नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट में मौजूद किसी भी जमात से, यानी पीपल्स पार्टी भी इससे फ़ायदा उठा सकती है। मिसाल अगर हम लें तो हम ये कह सकते हैं कि कमर जमान खैरा पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट होके असम्बली पहुँचे, वो पीटीआई के पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, तो अगर वो पार्टी मुखालफत करते हैं, यानी अगर वो पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो पार्टी मुखालफत होगी। अगर वो पीटीआई में या किसी और जमात में चले जाते हैं तो पार्टी मुखालफत होगी। अगर वो जिस वक्त इलेक्ट किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया, अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करते तो ये पार्टी मुखालफत होगी। और अगर किसी बिल में जो पोजीशन पीपल्स पार्टी की है वो उसको सपोर्ट नहीं करते तो पार्टी मुखालफत होगी। या अगर जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए तो वो अपनी पार्टी का साथ ना दें, ये पार्टी मुखालफत होगी। इनमें से कुछ भी किया उन्होंने तो उनको इज़हार वजू का नोटिस दिया जा सकता है, फिर स्पीकर के ज़रिए से उनकी मनसूखी का ऐलान, और फिर इलेक्शन कमीशन और आगे। दूसरी बात ये अर्ज़ कर दूँ कि अभी जब अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी तो पीपल्स पार्टी की तरफ से
अपने तमाम अरकान को एक मैसेज दिया गया था। वो मैसेज भी इसी आर्टिकल से मुताल्लिक था। उन्होंने कहा था, पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को, कि अगर इस अदम एतमाद की तहरीक में किसी रुकन ने पार्टी का साथ नहीं दिया तो उसके ख़िलाफ़ इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी उन्होंने पहले ही बता दिया कि अगर आपने ऐसा किया तो ये पार्टी मुखालफत कहलाएगी और फिर आगे उसको शो कॉज नोटिस और रुकनीत की मनसूखी और ये सारा मामला होगा। अगर हम इस आर्टिकल को गौर से देखें, अब इस आर्टिकल को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रुकन की मनसूखी एक आसान काम नहीं है, बल्कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जबकि पीटीआई ने इसको अपने हिसाब से अपने फेवर में कुछ इस तरह मोल्ड करने की कोशिश की है कि पीटीआई के मंसूबे के मुताबिक पार्टी ये इंस्ट्रक्शंस देगी कि अदम एतमाद की वोटिंग के रोज़ कोई भी शख्स असम्बली की तरफ नहीं आएगा। अगर आ रहा होगा तो वो पार्टी मुखालफत तसव्वुर की जाएगी और वो शख्स मुनहरिफ कहलाएगा। उसकी रुकनीत उसी वक्त स्पीकर मनसूख कर देंगे और स्पीकर उसका वोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से राजा रियाज या और कोई भी पीटीआई का रुकन अगर अपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देना चाहता है तो उसको इस तरह वोट देने से रोका जा सकेगा और अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाया जा सकेगा। अब आते हैं इस बात पे कि पीटीआई ने जो अदालत से रुजू किया है उसकी वजाहत किस तरह इनकी फेवर में आ सकती है। इस बात पे आने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ कि पीटीआई नहीं गई है अदालत, बल्कि ये सदारती रेफरेंस। आइन के आर्टिकल 186 के मुताबिक सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी लॉ या आइन के बारे में अदालत से मुआवनत तलब कर सकता है। यानी सदर अदालत से कह सकता है कि आप इस लॉ की या इस आइन की तशरीह कर दें। हम जानते हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी हमारे सदर मुमलिकत हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ रहा है पीटीआई से। तो पीटीआई ने सदर के ज़रिए ये मामला अदालत में लेके गए हैं और वजाहत तलब की है। इस सारे के सारे प्रोसेस से पीटीआई के दो मकासद हैं। एक ये कि ये मामला अदालत में जाके उलझ जाए और इस बात को वजह बना के अदम एतमाद की वोटिंग के प्रोसेस को आगे से आगे ले जाया जाए और एक टाइम गेन किया जाए। दूसरा मकसद ये है कि वजाहत उनकी फेवर में आ जाए। वजाहत फेवर में आने से क्या मतलब है? आज सारा का सारा झगड़ा इसी बात पर है कि पार्टी मुखालफत क्या होती है। पीटीआई के मुताबिक पार्टी मुखालफत ये है कि कोई शख्स अगर इरादा कर लेता है कि वो उनके ख़िलाफ़ वोट देगा, या ये कि इस इरादे से असम्बली में आने की कोशिश करता है, या पार्टी इंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़ काम करके असम्बली में आने की कोशिश करता है, तो ये मुखालफत है, तो हम इज़हार वजू का नोटिस भी देंगे, उसकी रुकनीत भी मनसूख करेंगे। अपोजिशन और तज्जिया निगार और अक्सर कानूनदान का ये कहना है कि नहीं, जब तक कोई शख्स पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे नहीं देता तो पार्टी मुखालफत तो हुई नहीं। तो ये जो दो टकराव है दो इन मौक़िफ़ का, इस बारे में अगर अदालत वजाहत इस तरह से करती है कि वो पीटीआई के फेवर में हो गई, मतलब अदालत ने अगर ये कह दिया कि हाँ, अगर कोई शख्स ये ऐलान भी करता है या उसका इरादा भी पता लगता है कि वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने वाला है, तो ये भी पार्टी मुखालफत है, या पार्टी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद कि असम्बली नहीं जाना है फिर भी जा रहा है, तो ये भी पार्टी मुखालफत है, तो ये पीटीआई के फेवर में हो जाएगी। तो ऐसे में वो उसको इज़हार वजू का नोटिस भी दे सकते हैं और रुकनीत मनसूखी भी कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, हालिया दिनों में पीटीआई ने अपने कुछ अरकान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए। तो मिसाल के तौर पे अगर अदालत ने ये वाज़े कर दिया कि इरादा करना या असम्बली में पार्टी में लीडर की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद असम्बली की तरफ जाना मुखालफत है, तो शो कॉज नोटिस तो पीटीआई पहले ही जारी कर चुकी है। वो पीटीआई का मौक़िफ़ होगा कि इन्होंने पार्टी मुखालफत भी कर दी, इज़हार वजू का नोटिस भी दिया जा चुका है, लिहाजा फ़ौरन से वो स्पीकर के ज़रिए उनकी रुकनीत भी मनसूख करने का मामला कर लेंगे और मामला इलेक्शन कमीशन में आगे की तरफ चला जाएगा। इसी आर्टिकल से मुताल्लिक आज की सियासत घूम रही है और बहुत सारे सवालात हैं जो इससे मुताल्लिक हैं, अदम एतमाद से मुताल्लिक है, सदारती ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक है, क्योंकि पीटीआई अपने अरकान को नाअहल करने के लिए एक ऑर्डिनेंस का भी सहारा लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन तमाम बातों का अहाता करना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है। आइंदा हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इमरान खान ने इस आर्टिकल का सहारा क्यों लिया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जहां मैंने ये बताया है
कि अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान ने 3 काम किए हैं, जिनमें से दूसरा जो काम था उसका ताल्लुक़ इसी आर्टिकल से है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए अप्रिसिएशन का बाइस होगा। अल्लाह हाफ़िज़।